हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्मजीव टॉपिक को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप इसका और भी क्लास देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा, इसका क्लास और भी दिया जा चुका है। आप पहले समझ लीजिए इस वाले क्लास में आपको क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कि रोशन आनंद सर चलाते हैं, इनके द्वारा एक नोट्स लाया गया था जो कि बायोलॉजी का था। इस वाले नोट्स में टोटल 18 टॉपिक को लिया गया है। आज के इस क्लास में आप टॉपिक नंबर 3 को देख रहे हो। लास्ट वाला क्लास इसका है पॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला इसका क्लास कौन सा है? पॉल्यूशन है, यानी कि चैप्टर नंबर जो इसका 18वां है उसमें पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से दिया गया है। इस वाले नोट्स में किस तरीके से क्या क्या चीज़ है पहले से समझते हैं, फिर आराम से एमसीक्यूज लगाएंगे। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया आपका सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में जितना भी डीप डिस्कशन के साथ नोट्स होना चाहिए था, वह नोट्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, वे जीव जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, वही सूक्ष्मजीव कहलाता है। सूक्ष्मजीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रो बायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे आप प्रमुख सूक्ष्मजीव में कौन कौन से हैं? वायराइट्स होते हैं, प्रियॉन है, नंबर 3 पे विषाणु है, नंबर 4 पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे विषाणु के निम्न आधार पर सजीव उसे माना गया है। वायरस द्वारा पौधे में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, वायरस के द्वारा क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पे चाहे तो आप क्लास को रोकिए, समझना हो समझ सकते हैं। ये सारे चीज़ के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। पोलियो के बारे में दिया गया है, फिर आप खसरा को ले लीजिए, खसरा के बारे में दिया गया, चेचक है, छोटी माता जिसे आप स्मॉल पॉक्स कहते हो। अगर आप इतना पढ़ लेते हो अच्छे से तो छोटी माता जो स्मॉल पॉक्स से जो भी सवाल आता है ना, वह नहीं छूटेगा। आइए इसे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, यह रोग वैरिसेला जोस्टर विषाणु की वजह से होता है। देखिएगा आगे क्वेश्चन इसका आएगा, आपको देखना वहाँ पे जब दिखेगा तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह रोग वैरिसेला जोस्टर विषाणु की वजह से होता है। यह भी संक्रामक रोग है, परंतु चेचक से कम है। इस रोग में शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है तथा जोड़ों पर दर्द रहता है। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोग को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से यह स्वतः ठीक हो जाता है। रेबीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। रेबीज क्या है, नहीं है, क्यों होता है, कहाँ पर होता है, कितने दिन तक रहता है। हेपेटाइटिस के बारे में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव से जो भी सवाल बन सकता है, जो भी पॉइंट हो सकता है, सब कुछ के बारे में ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया, यहाँ पे डिटेल डिस्कशन के साथ अच्छे से दिया गया है, थ्योरी आपका दे दिया है, एक तरह से समझ लीजिए। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में 300 सवाल दिए गए हैं। 302 कहिए तो आप यहाँ पे 300 सवाल को ध्यान रखिए। 300 एमसीक्यूज दिए गए हैं। आज के इस क्लास में 150 एमसीक्यूज देखना है और इसका पार्ट नंबर 2 में आपके लिए 150 का जो प्रश्नों का जो संग्रह है वो दिया है। आज के इस क्लास में 150 क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, यहाँ पे आपके दिमाग में यह आ सकता है कि अगर इस नोट्स को खरीद लेते हैं तो इसका जो क्वेश्चन है और उसका आंसर शीट है वह आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आज के इस क्लास में, आज के क्या, इस पूरे नोट्स में, पूरे का मतलब पूरे नोट्स में आपको कहीं पे भी किसी भी सवाल का आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप सोचेंगे इसका आंसर शायद कहीं पे दिया गया होगा 300 क्वेश्चंस के बाद, या नहीं तो पेज के लास्ट में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि इसका आंसर नहीं दिया गया है। अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से आंसर मिला सकते हैं, खोज सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसीलिए आंसर नहीं दिया गया है, बट आप लोगों के लिए मेहनत किया गया है और टोटल जो 300 क्वेश्चन आप देखने वाले हो, सभी का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका और भी क्लास दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर चेक करिए। इसका क्लास नंबर 1 है, 2 है और जो भी क्लास है, अगर उसे आप देखना चाहते हो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो इस क्लास को देखिए, लास्ट में आपको थंबनेल शो करेगा, थंबनेल को टच करके दूसरे वाले क्लास को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। आशा करता हूँ सारी बातें आप समझ गए होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छा लगेगा तो आप लास्ट में, अभी नहीं, क्लास के लास्ट में वीडियो को लाइक वगैरह कर दें, मन हो तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, प्लेलिस्ट आकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से यानी कि नॉर्मल आंख से, जिस तरीके से अभी आप इस क्लास को देख रहे हो, ऐसे अगर ना देख करके स्पेशल किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो, उसे ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। मनुष्य के आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? बी राइट आंसर, 100 माइक्रोन आपको बताना है। नंबर थर्ड है, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जेनसेन तथा जेनसेन आपको नाम ध्यान रख लेना है। नंबर 4, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हो, इसका आविष्कार किसने किया था? बी राइट आंसर, ल्यूवेनहॉक के द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, नॉल तथा रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया था। नंबर 6 है, वायराइट्स की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, थियोडोर डायनर के द्वारा किया गया था। वायराइट्स क्या खोज पूछेगा तो थियोडोर डायनर के द्वारा किया गया था। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइट्स के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे, यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूलिक है, सही जवाब है। यह केवल पौधों में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, हाँ यह भी सही है। वायराइट्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, दिया हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। यहाँ पे आपका सी जो है ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नंबर जो डी है इसे समझिए, कह रहा है कि वायराइट्स परपोसी के एंजाइम के मदद से गुणक करते हैं, यह भी सही है। देखिए अभी जो आपने 1 to 6 क्वेश्चन देखा ना, मोस्ट वीवीआई है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी है यह। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद आप लोग सोच भी रहे होंगे एक बार इसे फिर से देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो थोड़ा सा इस पर और टाइम देते हैं, समझिए। यह तो समझ गए ना, ऐसे जीव जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। मनुष्य के आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है पूछा जाता है, बी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितना, 100 माइक्रोन बताना है। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है किसने किया था, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार पूछा, जेनसेन आपको याद रख लेना है, जेनसेन तथा जेनसेन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अब यहाँ पे संयुक्त लगा दिया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे संयुक्त के लिए ल्यूवेनहॉक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ल्यूवेनहॉक, बस सूक्ष्मदर्शी रहेगा जेनसेन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ल्यूवेनहॉक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ल्यूवेनहॉक, याद रखिए। नंबर 5 में ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार पूछ लिया है, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर बी, नॉल तथा रस्का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉल तथा रस्का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉल तथा रस्का, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको नॉल तथा रस्का याद रखना है। वायराइट्स का खोज किसने किया था? अभी आपको बताया गया था, बताइए क्या राइट आंसर है? थियोडोर डायनर, वायराइट्स के लिए डायनर, वायराइट्स के लिए आपको डायनर याद रख लेना है। नंबर 7 को आपने समझा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइट्स के विषय में सही नहीं है? देखिए वायराइट्स जो है ना, वायराइट्स क्या होता है, यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, यह केवल पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारी पैदा कर देते हैं। कौन? तो वायराइट्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित हो सकते हैं वाला सही ऑप्शन है, नहीं हो सकता वाला गलत आपको ठीक करना है। वायराइट्स परपोसी के एंजाइम के मदद से गुणन करते हैं, सही बात है, वायराइट्स परपोसी के एंजाइम के मदद से क्या करते हैं, गुणन करते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे, अब आराम से यहाँ से आप देखते चलिए, समझते चलिए। प्रियॉन है, प्रियॉन क्या होता है? बी राइट आंसर, असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। प्रियॉन क्या है? असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। नंबर 9 पर आइए, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रैपी किसके कारण होता है? डी राइट आंसर, प्रियॉन की वजह से होता है। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रैपी जो है किसके कारण? तो प्रियॉन के कारण होता है। मनुष्य में क्रोयूटूस
क्रोयूटस सल्फेट जो है ना याकूब बीमारी किसके कारण होता है? काफ़ी लोग तो सुने भी नहीं होंगे इसका नाम। ऑप्शन नंबर बी प्रियॉन ही इसके लिए याद रखना है। मनुष्य में क्रोयूटस सल्फेट याकूब करके एक बीमारी होता है, ये ना प्रियॉन की वजह से होता है। नंबर 11, निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए P जो प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं सही है। P जो है प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। नंबर 12 कह रहा है असमान प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? 254 डी राइट आंसर। असमान प्रोटीन अणु प्रियॉन जो है ना प्रियॉन कितने अम्लों के मेल से कितने अमीनो अम्ल के मतलब कहिए की वजह से ये बना होता है, उनसे मिलकर बना होता है 254 सही जवाब है। गाय और बैल में होने वाला मेड काउ बीमारी या BSE कहते हैं, इसका कारण क्या है? गाय और बैल में होने वाला बीमारी नाम क्या है? मेड काउ बीमारी या फिर BSE जो है यह इसका कारण बताइए क्या है? इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर ए प्रियॉन सही जवाब है। सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ए राइट आंसर। सूक्ष्म जीव की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? नंबर 15 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक को। माइक्रोबायोलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। समझ लीजिए तीनों कथन सत्य है, समझते हैं यहाँ पे। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी से सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशीय सजीव को रखा गया है। सूक्ष्म जीव की श्रेणी में कौन होता है? जो एक कोशीय सजीव होता है। बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक और कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में ही आते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं। तीनों कथन सत्य है, जरूर से जरूर याद कर लें। नंबर 17 करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है कि ये देखिए कह रहे हैं सभी वायरस परजीवी होते हैं, सही है। वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। वायरस में श्वसन की क्रिया ऑप्शन नंबर डी कथन जो है गलत दिया हुआ है। इन तीनों को जरूर आप यहाँ पे याद कर लें। नंबर 18 है होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विरियॉन कहते हैं। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में होता है उसे विरियॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विरियॉन। पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? बी राइट आंसर तंबाकू। पौधे में विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन पूछेगा ना सबसे पहले किस पौधे में? तंबाकू के पौधे में किया गया था। 19 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। नंबर 20 तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया? आइवेनोस्की के द्वारा। तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस के द्वारा होता है और इसका पता लगाने का श्रेय आइवेनोस्की को जाता है। सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। सी राइट आंसर स्टेनले बताइएगा। सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक का नाम 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेनले बताएंगे। आ जाइए नंबर 22 पर। वायरस क्या है? ना तो प्रोकैरियोटिक होता है और ना ही यूकैरियोटिक होता है। वायरस के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही कथन बताइए कौन सा है। वायरस में श्वसन नहीं होता है, बिल्कुल सही, अभी आपने देखा भी था। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए कोई सवाल ऐसा आएगा जिसमें कि 3 ऑप्शन सही दिया है और एक के बारे में कह रहा है कि यह कथन गलत है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर यह कथन गलत है तो सही क्या है? इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आएगा ना उसमें आपको उसके भी बारे में दिया रहेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन
एक दूसरे से रिलेटेड वैसा वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसके बारे में जवाब एक जगह पर नहीं दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हाँ वाला रहेगा, एक नहीं वाला रहेगा। नहीं के बदले क्या होता है उसका भी आंसर देखने को ज़रूर मिलेगा। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA सही जवाब है। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है RNA। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा नहीं होती है? चेचक, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा तीनों वायरस के द्वारा होता है। कौन सा नहीं होता है फिर? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा नहीं होती है? तो वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है इन्फ्लुएंजा, चेचक और हर्पिस। डिप्थीरिया नहीं होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? इवानोस्की के द्वारा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? इवानोस्की के द्वारा सर्वप्रथम विषाणु की खोज की गई थी। विषाणु माने जाते हैं, सी राइट आंसर, सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। HIV जो है ये होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एड्स का कारण बताइए। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी होने लगती है तो क्या हो जाता है? एड्स होता है। एड्स की कमी, एड्स का जो रीजन है ना, T4 नामक जो लिम्फोसाइट्स है ये शरीर में घटने लगता है, इसी की वजह से एड्स होता है। AIDS एड्स हाथ मिलाने से, श्वास से, कीट से, शारीरिक संपर्क से कैसे फैलता है? डी राइट आंसर, शारीरिक संपर्क से फैलता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1981 में। एड्स वाला जो वायरस है ना इसकी पहचान 1981 में सबसे पहले आई थी, की गई थी। 31 का बी राइट आंसर है। आ जाइए 32 पर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? 32 का डी राइट आंसर। एड्स के लिए ना एलिसा जांच किया जाता है। HAART साथ ही साथ CART और ART का संबंध किससे है? एड्स से है। ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1992 में, 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना 1992 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? 1992 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से वायरस हैं? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर होता है? डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर, यह तीनों होता है। डी राइट आंसर है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का, ए राइट आंसर है, विषाणु जनित रोग होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के बारे में ना, यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे टिक करेंगे। यह तीनों जो कथन है ना जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में बताया गया। निम्नलिखित में से किस में कोई एंजाइम नहीं होते? विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस में कोई एंजाइम नहीं होता? बी राइट आंसर, विषाणु में। विषाणु वृद्धि कर सकता है। ए राइट आंसर, केवल जीवित कोशिका में। विषाणु जो है ना वृद्धि कर सकता है, कहाँ पर? केवल जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ना ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रियाएं नहीं होती है। समझ गए? विषाणु निर्जीव क्यों माना जाता है? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, इसमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रियाएं नहीं होती है। तीनों के वजह से ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है। इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब। आ जाइए 42 नंबर पर। बताइए कि विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि समझ गए होंगे ऑप्शन आप।
क्योंकि ना इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विषाणु इसीलिए सजीव माने जाते हैं। टीएमबी शब्द संबंधित है कहाँ से? डी राइट आंसर, विषाणुओं से संबंधित है। टीएमबी शब्द कहाँ से संबंधित है? विषाणु से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सार्स क्या है? सार्स ऑप्शन नंबर आपको विषाणु जनित रोग डी बताना है। सार्स क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है। आलू में मोजेक रोग का कारण बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। विषाणु आलू में ना मोजेक रोग होता है, किस कारक तत्व की वजह से? विषाणु की वजह से। ध्यान रखेंगे मोजेक रोग आता है किसमें? आलू में। नंबर 46, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? डी, क्योंकि ना टमाटर का लीफ कर्ल, भिंडी का पीच सीरा मोजेक, आलू का लीफ रोल, ये सभी वायरस की वजह से। 46 का डी राइट आंसर है। बताएं विषाणु क्या होता है? विषाणु होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, बी राइट आंसर। विषाणु क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं, बी बिल्कुल सही जवाब है। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? ए राइट आंसर, कैप्सिड कहते हैं। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैप्सिड कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु की वजह से, डी राइट आंसर। फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु की वजह से। मुर्गियों का होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग नाम है रानीखेत, इसका कारण कौन से सूक्ष्मजीव होते हैं? ए राइट आंसर, विषाणु सही जवाब है। मुर्गियों का होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग नाम होता है कि नाम क्या है? रानीखेत। रानीखेत का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे आपको आराम से ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। ये विषाणु होता है। देखिए थोड़ा सा समझिए, मुर्गियों में होने वाला रानीखेत के लिए आपको विषाणु, मुर्गियों में होने वाले हैजा के लिए क्या टिक करेंगे? फिर से आपको ऑप्शन नंबर बी पर यानी कि विषाणु पर आना पड़ेगा, बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ना खसरा, चेचक, छोटी माता ये सभी विषाणु के ही द्वारा होने वाला बीमारी है। विषाणु के द्वारा खसरा, चेचक और छोटी माता रोग ध्यान रखिएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। 53 का बी सही जवाब है। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा है? टीका के बारे में। टीका के लिए आपको करना है जेनर साहब। विषाणु क्या यानी कि वायरस जो है यह क्या होता है? अकोशीय होता है। वायरस अकोशीय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक का। रेबीज क्या है? कृमि जनित रोग होता है रेबीज। रेबीज क्या है? कृमि जनित रोग। नंबर 58, निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने भी लगता है? रेबीज आपको बताना है किस रोग में? रेबीज रोग में क्या होता है ना, गर्दन के पेशी पर क्या होता है? नियंत्रण समाप्त, और रोगी जो होता है ना पानी पीने में सक्षम नहीं होता है, और जब जब वो पानी को देखता है तो फिर डरना उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इसके लिए आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु से। एवियन इन्फ्लुएंजा, इसे बर्ड फ्लू कहते हैं, विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। मतलब क्या नाम दिया गया है, याद करिए जरा सा। इसके लिए आपको नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी टिक करना पड़ेगा। ये आपका N5H1 ध्यान रखेंगे। क्या नाम सही हो जाएगा? N5H1 सही जवाब है। नंबर
60 का ऑप्शन नंबर डी। नंबर 61 कह रहा है कि ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है किस चीज़ के लिए। यहाँ पे आप ना एक सेकेंड देखिए, थोड़ा सा स्वाइन फ्लू को फिर से देख लीजिएगा। स्वाइन फ्लू जो विषाणु है ना, इसको क्या निम्नलिखित में से किससे नाते H1N1 से करते हैं, इसे भूल जाइए थोड़ा सा, ठीक है। स्वाइन फ्लू के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी बताना होता है। H1N1 राइट आंसर है। ओसेल्टामिविर नामक औषधि क्या कहलाती है, ये राइट आंसर होगा। स्वाइन फ्लू के उपचार में ओसेल्टामिविर नामक औषधि जो है ना उपयोगी है किस चीज़ के लिए पूछा ना, तो स्वाइन फ्लू के उपचार में यह उपयोगी होता है। 62 ऑप्शन नंबर 63 का आ जाइए राइट आंसर। क्वेश्चन को देखिए, लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया बताने में, चलिए कोई बात नहीं। नंबर 63 एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, ए राइट आंसर। जीडोवुडिन सही जवाब है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, जीडोवुडिन है। किस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, विषाणु, ऑप्शन ए राइट आंसर। कह रहा है किस सूक्ष्म जीव के ना द्वारा हेपेटाइटिस बी, नाम सुना होगा आपने हेपेटाइटिस बी का, किसकी वजह से, इसके लिए आपको टिक करना है विषाणु सही जवाब है। निम्नलिखित रोगों पर विचार करिए और इसमें बताइए कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु जनित है, मतलब विषाणु के थ्रू होता है। रेबीज होता है विषाणु से, खसरा भी होता है और फ्लू भी होता है विषाणु से ही। रेबीज, खसरा और फ्लू आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये किससे होने वाला बीमारी है, विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा कथन सही है बताइए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं, सही है। आनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य है। मंकी फीवर रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए वायरस में। मंकी फीवर के लिए आपको वायरस, ए राइट आंसर बताना है। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है, इनमें से सब के सब विषाणु जनित बीमारी है, कौन सा ऑप्शन में, मम्स, रैबीज और हार्पीज में, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर ध्यान दें और कह रहा है एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, अपरा के संपर्क से। पहला, दूसरा, चौथा सही है। मच्छर और अन्य चूसक कीट की वजह से एड्स नहीं होता है, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन आपको भी टिक करना है। पोलियो का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विषाणु। पोलियो का कारण विषाणु है। सॉल्ट टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। सॉल्ट टीका के लिए आपको ऑप्शन नंबर जाना होगा, बी राइट आंसर, पोलियो। सॉल्ट टीका के लिए पोलियो। निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विषाणु। इसके लिए आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है, विषाणु। 72 का बी राइट आंसर है। बताइए कि त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला हो जाना किस रोग का लक्षण है, डी राइट आंसर, हेपेटाइटिस का। त्वचा एवं आँख के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है, हेपेटाइटिस। आपको बी डी ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन वैश्य श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं, ए राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्य श्रेणी का रोग है, तो इन्फ्लुएंजा रोग ऐसा है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग का लक्षण जो होता है ना, दिखने का एक्टिविटी, वो ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आपको फीवर है, कोई आदमी सामने से चेक कर रहा है तो लगेगा फीवर ख़त्म हो चुका है, ऊपर से ये आपको मतलब लक्षण का जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अंदर से पूरा फीवर ठीक नहीं हुआ, कहने का ये मतलब है। एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में से किसकी खोज की थी, 75 का सी राइट आंसर, टीके की खोज किया गया था एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा। टीका है, टीका क्या है, 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीका एंटीजन होता है। टीका क्या है, एंटीजन। संक्रमित रक्त
शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रेबीज का संक्रमित रोग शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? रेबीज की होती है, बी राइट आंसर है। फिजियोथेरेपी जो होता है, थेरेपी लिखा हुआ है, थेरेपी होता है, इनके द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? बी राइट आंसर, पोलियो आपको बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है? 79 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए कह रहा है हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है। सही बात है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है। कथन गलत है। सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। सही कथन है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कथन सही है। आ जाइए नंबर 80 पर। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? करेक्ट, टाइगर मच्छर। यहाँ पे 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापानी एन्सेफेलाइटिस। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस नहीं होता है। बाद बाकी डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर जो है ना टाइगर मच्छर के द्वारा ही संचारित होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण? बी राइट आंसर, वेरिओला वायरस की वजह से होता है। चेचक जो है ना चिकन पॉक्स, चेचक जो है जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हो ना, इसका होने का रीजन क्या है? वेरिओला वायरस की वजह से यह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रूबीओला वायरस खसरा की वजह से? सही है। वेरिओला वायरस चेचक? सही है। वेरिसेला वायरस की वजह से छोटी माता? सही है। मिक्सो वायरस कह रहा है प्लेग के लिए? गलत है। याद कर लीजिए, रूबियोला वायरस से खसरा, वेरियोला से चेचक, वेरिसेला से छोटी माता होती है। पोलियो, माफ कीजिएगा, पीलिया, पोलियो नहीं पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन अंग प्रभावित होते हैं? यकृत। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। 84 कथन पर विचार करके सही कथन बताइए कौन सा है? हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है? नहीं। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है? नहीं। कथन सही है ऑप्शन नंबर डी। दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। जीवित प्रतिरक्षियों का चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। जीवित प्रतिरक्षियों का। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है? सुअर को जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ से दूर रखा जाता है ना। किस रोग से बचता है इंसान? जापानी इंसेफेलाइटिस से बचता है। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? सी राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों। कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं। कुत्ते सुस्त एवं मौन रहकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? ए राइट आंसर, RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ RSV विषाणु, ध्यान रखिएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? नंबर 89 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स का कमी होता है। जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन नंबर बी, एडिस राइट आंसर है। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र को। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है ना? तंत्रिका तंत्र को करता है जीका वायरस। इबोला शब्द से आप क्या समझते हो? इबोला से पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप आता है, उसे इबोला का नाम दिया गया था। बैक्टीरियोफाज है। ए राइट आंसर, एक विषाणु है। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक विषाणु है।
बैक्टीरियोफोज जो है ना, फोज कहिए फाज कहिए, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफोज में पाया जाने वाला चीज़ क्या है? प्रोटीन और डीएनए है। युवा व्यक्ति में एचआईवी कहिए या फिर एड्स कहिए होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से इस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है। तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना, डी राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? ए राइट आंसर, एचआईवी के लिए टेस्ट एंड ट्रीट नीति। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी कि एचआईवी के द्वारा होता है, जो क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेट्रो विषाणु होता है। विषाणु में कौन सा रेट्रो विषाणु आपको यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? जोनास एडवर्ड साल्क। साल्क नाम आपको जरूर ध्यान होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका, कह रहा है टीका, साल्क याद रखिएगा। 98 का बी राइट आंसर है। एलिसा का पूरा नाम क्या है? एलिसा परीक्षण आपने देखा था अभी, इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे है। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? ये विषाणु द्वारा होते हैं। एड्स, चेचक और पोलियो किससे होता है? विषाणु के द्वारा। एड्स, चेचक और पोलियो। जीवाणु की खोज किसने किया था? चलिए 101 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जीवाणु की खोज किसने किया था? कमेंट करके ए बी सी डी जो भी पता हो बताइए, ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वाले क्लास में इसका आंसर बताया जाएगा। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? यहाँ पे 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्की बैक्टीरिया वाले में। सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? आर्की बैक्टीरिया में। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? 103 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, लुई पास्चर तथा कोच ने। सर्वप्रथम किसने यह मत मतलब राय दिया, अपना सोच सुझाव दिया कि जीवाणु से रोग फैलते हैं? लुई पास्चर और कोच ने। जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं? देखिए जीवाणु ना प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, परपोषित तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? ए राइट आंसर 70S। निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए जीवाणु एक कोशिकीय है, सही है। जीवाणु सर्वव्यापी है। जीवाणु अकेले तथा समूह दोनों में पाए जाते हैं। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कथन गलत है, पाई जाती है कोशिका भित्ति जीवाणु में। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि ना इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? देखिए अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, कथन सत्य है। जीवाणु के बारे में ना, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, यह कथन सही है। नंबर 109 जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सूत्र कणिका। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? सूत्र कणिका नहीं होता है। अब देखिए जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, राइबोसोम होता है, जीव द्रव कला होता है। कहाँ पर? जीवाणु कोशिका में। यहाँ पर कौन सा कथन सही है बताना है। तो यहाँ पे आराम से आप याद रख लीजिएगा दोनों को, क्योंकि ना दोनों सही दिख रहा है। जीवाणु की आकृति विषाणु के तुलना में बड़ा होता है। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते, जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
जीवाणु की आकृति विषाणु की तुलना में बड़ा होता है। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होता है, जबकि विषाणु क्या होता है, फिल्टर से पास कर जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? जीवाणु में ना ऑप्शन नंबर बी कुंडलित डीएनए पाया जाता है। जीवाणुओं की साधारण प्रकृति कैसी होती है? ए राइट आंसर, क्षण रूपी होती है। जीवाणुओं की साधारण प्रकृति कैसी होती है? क्षण रूपी सही जवाब है। जीवाणु जो कोमा के आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइब्रो कहलाते हैं। जीवाणु जो कोमा के आकार के होते हैं उसे वाइब्रो कहते हैं। गोल आकृति वाले जीवाणु कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी कोकाई करके, गोल आकृति वाले जीवाणु का नाम कोकाई, गोल आकृति वाले जीवाणु का नाम कोकाई सही जवाब है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे गालोनु करके कहा जाता है। वैसे जीवाणु जो आकार में सबसे छोटा हो, कौन सा नाम है उसका, क्या नाम है उसका? गालोनु। एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम याद रख लीजिएगा। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सी राइट आंसर, जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक किसमें रहता है? जीवाणु में रहता है। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है किसका? तो जीवाणु कोशिका में ना केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, ये तीनों का अभाव होता है। इनमें से डी राइट आंसर। जीवाणु कोशिका में केंद्रक का, केंद्रक झिल्ली का, केंद्रिका का अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। सवाल को समझ लीजिए, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्णकी लवक कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है। ए राइट आंसर, कोशिका झिल्ली। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान कौन सा है? कोशिका झिल्ली है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ए राइट आंसर, प्रकाशीय विविधपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं प्रकाशीय विविधपोषी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है, ए राइट आंसर, क्रिस्टल वायलेट का। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है क्रिस्टल वायलेट का। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? माइकोप्लाज्मा। इन सब में से सबसे छोटा जीव के लिए आपको माइकोप्लाज्मा बताना है, सबसे छोटा यह जीव है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलने का काम करता है वह है नाइट्रोजन स्थिर स्थितिकारी होता है। वह नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थितीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ए राइट आंसर, चना में नोड्यूल्स जो है ना पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। कहाँ पर? चना में। ए राइट आंसर है। मूल ग्रंथियों जिसे रूट नूडल्स कहते हैं पाई जाती है कहाँ पर? ए राइट आंसर, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाए जाते हैं। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधे में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? सी राइट आंसर, फली। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण विषाणु है? 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम सही जवाब है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में
लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए राइट आंसर, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ए राइट आंसर है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि ना जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अधिक नमक वाला जो अचार होता है ना, उसमें जीवाणु जीवित नहीं रहता है, क्योंकि ना जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाता है और इस तरह वह क्या होता है, मर जाता है। प्रसीवन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। डी राइट आंसर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। प्रसीवन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। रिपीटेड सवाल है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना क्या कहलाती है? पिलाई कहिए या फिर फ्रिम्बी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला छोटे छोटे बालों के समान संरचना को ना पिलाई कहिए या फिर फ्रिम्बी कहा जाता है। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। हेटेरोसिस्ट जो है ना, ये पाए जाते हैं कहाँ? साइनोबैक्टीरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव PPLO कहलाता है? माइकोप्लाज्म। कह रहे कौन सा जीव है PPLO कहलाता है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को क्या कहते हैं? PPLO। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनके ना कोशिका भित्ति के वजह से। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ना अंतर उसके कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। रिकेटेसिस जो है ना, एक समूह है किसका? बी राइट आंसर, बैक्टीरिया का। रिकेटेसिस एक समूह होता है बैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। ए राइट आंसर, न्यूक्लिक ऑइड पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? बी राइट आंसर, एस्चेरिशिया कोलाई। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया होता है? बी राइट आंसर, एस्चेरिशिया कोलाई। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। सी राइट आंसर, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। भोजन की जो विषाक्तता है ना, एक तरह से कहिए जहर बन जाना, उसका रीजन होता है क्या? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? डी राइट आंसर, एनाबिना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी अगर जीवाणु पूछेगा तो एनाबिना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बता दीजिएगा। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस का। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों में होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जीवाणु का। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, क्यूरिंग कहलाता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। कहाँ पर? धान के खेत में। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में धान के खेत में। कहाँ पर? धान के खेत में यूज होता है साइनोबैक्टीरिया का उपयोग। स्वतंत्र जीवी अवायुवीव नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। 149 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्लोस्ट्रीडियम सही जवाब है। कह रहे स्वतंत्र जीवी अवायुवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। क्लोस्ट्रीडियम सही जवाब है। निम्न में से कौन सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? पैंक्रिया सही जवाब है। निम्न में से कौन सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु है? यहाँ पे आपको पैंक्रिया ध्यान रखना है, पैंक्रिया सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 151 नेक्स्ट वाले क्लास में यहाँ से क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा।
स्टार्टिंग में ही आपको सारी बातें बता दी गई थी। आशा करता हूँ कि क्लास अच्छा लगा होगा।